नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देंगे अपने फार्म का अपडेट और जानेंगे अपने फार्म की स्थिति के बारे में। एक महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेस है वो अनपढ़ों का है, पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, तो उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। उससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके न देखें, जिससे कि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं। बहुत से भाई स्किप करके वीडियो देखते हैं, जिससे उनसे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ वीडियो। सो वॉच। अपनी बछड़ी लगभग हो सकता है कि 3-4 महीने में ये सीमन के योग्य हो जाए। ये तीनों बछड़ियाँ जो हैं हम आशा करेंगे कि 3-4 महीने में सेमिनेशन करा दिया जाए, क्योंकि समय से जब सेमिनेशन हो जाता है तो वो आपके लिए एक आधार बन जाता है आगे भविष्य के लिए। तो ये रहता है कि हाँ, कंसीव कर जाने के बाद ये है कि हमारे इतना दिन में फिर मिल्क जो है इंक्रीज हो जाएगा, अगर जब ये बछड़ियाँ बच्चा दे देंगी तो। और ये बछड़ी जो है इस लगभग 2 महीने मान के चलें इसको बच्चा देने में, 2-2.25 महीने में ये भी बच्चा दे देगी। और ये गाय जो है, इसमें 4 तारीख को समय पूरा हो रहा है, 4 अप्रैल को। तो आज 2 अप्रैल है, तो देखिए कितना दिन उसमें ले जाती है। तो ये भी बच्चा दे देगी तो कुछ दूध इंक्रीज हो जाएगा। और ये गाय है, यही जो है अभी 2, ये भी इसका 4था महीना चल रहा है। तो देख रहे हैं इधर 1-2 दिन से कुछ दूध इसका कम हो रहा है। तो दूध कम होने से क्या दिक्कत आ रही है कि खिलाना है 7 जानवर और मिल्किंग में है सिर्फ 2 जानवर। तो 2 जानवरों को अगर खिलाना होता, अगर 2 जानवरों से सिर्फ 2 जानवरों को ही खिलाना होता तो आप का नुकसान नहीं होता, आप फ़ायदे में रहते हैं। कुछ नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 हज़ार रुपये आप महीने का फ़ायदे में रहते। ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम मिनिमम अगर एवरेज की बात है, जब अगर दूध का रेट इस समय कम है, लेकिन पहले का दूध का रेट रहता तो 2 गाय मिलकर खूब आसानी से 10,000 रुपये आपका महीने में खा पी के बचा देती। लेकिन अब खिलाना है 7 जानवरों को और दूध देने वाली हैं 2 जानवर, तो थोड़ा सा समस्याएँ आ रही हैं। तो लगभग 1-1.5 महीने की और समस्या है। अगर जब गाय एक बच्चा दे देगी, उसके बाद 1 महीने के बाद ये भी बच्चा दे देगी, उसके 1 महीने के बाद, तो फिर धीरे धीरे सब मेंटेन हो जाएगा। और मैंने विचार बनाया था कि नहीं, दोनों गाय को निकालूंगा, लेकिन अब धीरे धीरे मैं ये मूड बना रहा हूँ कि दोनों बछड़ी को निकालने वाला प्लानिंग जो है ख़त्म करते हैं। अब कम से कम जब 4 गाय ही नहीं रहेंगी फार्म में तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो कैंसिल कर देते हैं। बहुत से लोगों का फ़ोन आया, बहुत से लोगों का कॉल आया इस बछड़ी के लिए, लेकिन अब इसको मेरा मानना है कि अब बेचने वाला काम को कैंसिल किया जाए। फिर आगे देखा जाएगा, जैसा समय बताएगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो यही है दोस्तों आज का अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में किसी फार्म का विजिट करने का प्रयास करेंगे हम। 2 वीडियो हमने डाला था, बहुत ही अद्भुत जानकारी दिए थे सुनील कुमार जी ने, जो बसपा के थे। काफ़ी लोगों ने उनसे ज्ञान की बातें सीखी। साथियों, हम बात करेंगे आज फार्म के अपडेट के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने 2 फार्म का वीडियो डाला था और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो रहा उनका। और जैसा कि आप सबने देखा, अपने ही क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अनुभवी और जानकार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पढ़े लिखे लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं, डेयरी सेक्टर में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और काफ़ी अनुभव के साथ आ रहे हैं। काफ़ी नई नई टेक्निक, नया चीज़ें इस डेयरी फार्म को सफल बनाने के लिए शामिल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले के लोग थे, लोग कहते हैं कि गोबर फेंकने वाला बिजनेस है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, अनपढ़ों के लिए है। तो पहले वाकई में, जो अगर पहले चले जाएं हम लोग, कुछ साल पहले की बात कर लें, तो उसमें बहुत से जो गांव के लोग थे, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, वही गाय भैंस रखते थे और दिन भर उन्हें चराते थे। सुबह शाम चारा खिला के उनसे दूध निकाल लेते थे। घर में दूध, दही, मट्ठा, घी मिलता था और दूध का रेट काफ़ी कम था, जिसकी वजह से जो है इस बिज़नेस को कमर्शियल पर्पज़ से लोग बहुत कम करते थे। अब जो है कि तमाम डेयरियाँ आ चुकी हैं। भले ही इस साल थोड़ा कुछ कंडीशन डेयरियों का गड़बड़ है, लेकिन पिछले साल की बात करते हैं, काफ़ी अच्छे रेट में लोगों ने दूध सेल किया। हमने पता किया तो वैश्विक स्तर पे थोड़ा सा दूध का डिमांड कम होने से रेट कम है और लगभग 1 साल लगेंगे धीरे धीरे इसको सुधार पे लाने में।
तो पहले लोग थे, अनपढ़ लोग थे और क्या करते थे कि दिन भर जानवरों को चराते थे, घुमाते थे, फिराते थे और शाम में सुबह मिल्किंग करते थे मिल्क निकालने के बाद। और लेकिन एक चीज़ और है, इसमें पढ़े लिखे लोग आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि नई नई तकनीकें आई। जैसे लोगों ने कहा क्रॉस ब्रीड मीन्स क्या, देसी, पहले हमारे देश में देसी गाय ही रहती थी, फिर धीरे धीरे जर्सी आई। लेकिन जर्सी गायों का सीमन, जर्सी विदेश से थोड़ी आ गई हमारे यहाँ। जर्सियों का जो सीमन था वो हम लोग ला के अपने ही देसी गौवंशों पर उसको क्रॉसिंग कराए, लगाए, सेमिनेशन किया और उसके बाद जो बच्चे आए तो पता चला कि हाँ, जो पहले वाली माँ से जो उसकी बछड़ी थी वो कुछ ज़्यादा दूध निकाली। फिर जब उस बछड़ी पे जो है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेमिनेशन किया गया तो फिर उसका जो जनरेशन आया वो और भी अच्छा निकला। तो धीरे धीरे 3-4 जनरेशन के बाद वो जो है उस ब्रीड की शुद्ध हो गई, मतलब कि 75 से 85-90 तक % जो है उसका आ गया। फिर उसके बाद हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही, डॉक्टरों ने, जो पशु डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, उन्होंने शोध किया कौन से देश में कौन से नस्ल की गाय जो है सबसे अधिक दूध दे रही है और उसका लैक्टेशन पीरियड जो है काफ़ी दिनों तक चल रहा है, लंबे समय तक दूध दे रही है। क्योंकि किसान को लंबे समय तक दूध का प्रोडक्शन करेगा तभी जो है उसे प्रॉफिट समझ में आएगा। देसी गौवंशों का क्या था, देसी गौवंशें जो थी वो 3-4 महीने उसका लैक्टेशन पीरियड माना जाता था और उसके बाद धीरे धीरे 2 महीने 2.5 महीने के बाद ही धीरे धीरे दूध कम होता था और 5-4-5 महीने 6 महीने जाते जाते उसका दूध खत्म हो जाता था। तो ऐसे स्थिति में हमारे जो डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, वो उन्होंने शोध किया कि किस देश में हम जाएँ और किस देश के जो है जानवर अच्छे मिल्किंग कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने जाके पता लगाया तो फिर पता चला कि नहीं, जर्सी से अच्छी एचएफ है। एचएफ का जो है मिल्क अच्छा है, लंबे समय तक दूध दे रही है और मिल्क कैपेसिटी जो है बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने क्या किया कि उसका जो है सीमेंट बाहर से मंगा के अपने ही गायों पे, अपने देश की, भारत की गायों पे जो फिलहाल में मौजूद थी उन पे उन्होंने सेमिनेशन किया। फिर उसका रिजल्ट जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे जनरेशन के बाद आया। देखा तो वही गाय आज की डेट में 50 लीटर, 40 लीटर, 35 लीटर दूध दे रही है और काफ़ी लंबे समय तक दूध दे रही है। तो अब ये जो बिज़नेस है वो अनपढ़ों का बिज़नेस नहीं रह गया है। सबसे बड़ी चीज़ कि आप जो है डेयरी फार्म जो खोल रहे हैं वो तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। अगर आपका डेयरी फार्म है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तभी उसके बारे में जानकारी कर सकता है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। किस रोग में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, किस रोग में कौन सा मेडिसिन देना है, ये सब चीज़ें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। किस नस्ल में कौन सा सीमन चढ़ाया जाए तो उसका जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा वो उससे अच्छा होगा। कहते हैं ना, ब्रीडिंग भी कई तरह से होता है। एक जो है कि अगर एचएफ गाय है तो उस पर एचएफ का ही सीमन हम चढ़ाते जा रहे हैं तो उसका जो जनरेशन बदल रहा है वो प्रत्येक जनरेशन में जो है तो फीमेल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और उसको हम अगर जर्सी पे एचएफ का सीमन चढ़ाते जा रहे हैं तो वो एक इनब्रीडिंग होता है। तो उस तरह से उसका कोई ये नहीं है कि नहीं, हाँ इसका मिल्क फैट एसएनएफ और ये मिल्क कैपेसिटी कैसे क्या है तो वो ठीक रहेगा। तो ब्रीडिंग और इनब्रीडिंग यही है। बात कर रहे थे हम लोग, अगर एक पहले की बात जो थी, पुराने लोग जो डेयरी फार्म खोले थे, डेयरी फार्म चला रहे थे, तो वो क्या था कि वो डिपेंड थे हरे चारे पे, घास फूस पे। दिन भर जानवर उनके सुबह जो है खिला के दूध निकाल लिया और उसके बाद जो है कि उसे छोड़ दिए। उसके बाद दिन भर चल रही हैं, घूम रही हैं, टहल रही हैं। जानवर बीमार भी कम पड़ते थे, लेकिन उस समय की स्थिति थी कि जो दूध था वो लगभग मान के चलें अब तो 2 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर, मतलब मैक्सिमम 3 लीटर यही दूध देती थी। लेकिन वही गाय जो है कि जब इसमें पढ़े लिखे लोग आए तो वही गाय 40-50 लीटर, 60 लीटर। अभी पीडीएफए में आप लोगों ने देखा कि 81 लीटर एक गाय ने मिल्क प्रोड्यूस किया था 24 आवर्स में, 81 लीटर जो है दूध दी थी। तो ये सब पढ़े लिखे लोगों का ही कमाल है। तो आप बहुत से लोग जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं इस सेक्टर में आने से ये कहते हैं कि अरे एक गोबर वाला काम है, अनपढ़ों का काम है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए और अगर जानकार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तभी इस डेयरी फार्म में आए और तभी ये इसमें सक्सेस होगा, अन्यथा वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। पहले क्या था, लोग बहुत मेहनत करते थे और मेहनत के हिसाब से उनका जो है आउटपुट नहीं आता था।
इनपुट कर देते थे, लेकिन आउटपुट इस हिसाब से नहीं आता। लेकिन अब का जो फार्मिंग हो गया है, पढ़े लिखे लोग इसमें आए, अच्छे लोग आए, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी टेक्निकों को इसमें जोड़े। बाहर से बहुत से डेयरियाँ आई, डेयरियों के एक सुलभ साधन बन गया दूध बेचने का। पहले ये होता था कि हाँ दूध ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, दूध दही मठा घी यही सब लोग खा के काम खत्म कर देते थे। तो डेयरियाँ आए, धीरे धीरे उनके दूध का मूल्य मिलने लगा, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आई कि नहीं हाँ ठीक है, हम जो है कि डेयरी अगर 2-4 गाय बढ़ा लेते हैं तो दूध जो है हमारा बिक जाएगा। ये दिक्कत दूध बेचने की दिक्कत नहीं है। बहुत से फार्म वाले ब्रीडिंग पर भी काम करते हैं, बहुत से फार्म वाले ब्रीडिंग पे काम नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि जितना में जो है कि हम एक बच्चा लंबे समय तक 2 साल 2.5 साल में तैयार करेंगे, गाय बनाएंगे, हम जो है कि एक मुश्त पैसा लगा के अच्छी नस्ल की गाय खरीद लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उनसे कहना ये चाहूँगा कि जो बच्चियाँ आप तैयार करते हैं वो आपके फार्म की बच्चियाँ होती है और वो सेट हो जाती है आपके यहाँ, जिससे कि जब वो बच्चा देती है तो उसमें बीमारियों की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादा गाय कब बीमार होती हैं, जब ज़्यादा दूध दे रही हैं, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके बॉडी से कैल्शियम एनर्जी बहुत सारा निकल रहा है पर डे। तो उस समय क्या होता है कि जानवर ज़्यादा बीमार होते हैं। आप लोग अनुभव किए होंगे, क्योंकि इस चैनल को बहुत से पशुपालक ही देखते हैं। तो आप लोग अनुभव किए होंगे कि जो भी हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वही जो हायर मिल्कर होती हैं, जो बहुत अधिक दूध देने वाले जानवर होते हैं वही ज़्यादा बीमार होते हैं। जो कम दूध दे रही हैं वो कम बीमार होते हैं, जो नहीं दे रही हैं वो 1-2% ही बीमार होती हैं मौसम के अकॉर्डिंग। अगर मौसम बदल रहा है तो उस समय हो सकता है सर्दी गर्मी की वजह से उन्हें फीवर आ जाए। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो ज़्यादा दूध देती हैं वही ज़्यादा बीमार होती हैं, क्योंकि उनके शरीर से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी, फैट निकलता है। तो पहले गाय इसलिए कम बीमार होती थी, दिन भर जो है कि वो घूमती थी, चरती थी, बहुत से जगहों पे जाती थी, कई तरह के जो है कि घास फूस उन्हें मिलता था खाने के लिए, जिसे जड़ी बूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले एलोपैथ में जो दवा होती थी वो जड़ी बूटी से ही होती थी, आयुर्वेद में। तो इससे जानवर कम बीमार होते थे। फार्म के अपडेट की बात करते हैं तो अभी कैमरे को बैक करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं फार्म का अपडेट।